साइलेंस जिसे शायद भाषा में बयान नहीं किया जा सकता। ये कहानी है अलेक्जेंडर सेलकर्क की। एक स्कॉटिश सेलर कुछ दिया गया था, अकेला, बिना किसी के, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। महीने गुजरे, साल गुजरे और वो आदमी धीरे धीरे इंसान से कुछ और बनता गया। न पूरी तरह जंगली, न पूरी तरह सभ्य, बस एक ऐसा एग्जिस्टेंस जिसे शायद भाषा में बयान नहीं किया जा सकता। ये कहानी है अलेक्जेंडर सेलकर्क की, एक स्कॉटिश सेलर जिसकी असली जिंदगी इतनी एक्सट्रीम थी कि बाद में डेनियल डिफो ने उसी से रॉबिन्सन क्रूसो लिखा। लेकिन जो असली हुआ था वो फिक्शन से कहीं ज्यादा डार्क, कहीं ज्यादा रॉ और कहीं ज्यादा ह्यूमन था। सन 1704 समुद्र की दुनिया में ये वो दौर था जब ब्रिटिश प्राइवेटियर्स, यानी वो सेलर्स जो ऑफिशियली तो क्राउन के लिए लड़ते थे लेकिन असल में समुद्री लुटेरे थे, साउथ अमेरिका के तटों पर स्पेनिश शिप्स को टारगेट करते थे। और उसी समय अलेक्जेंडर सेलकर्क सिंकेपोर्ट्स नाम के एक शिप पर बतौर सेलिंग मास्टर था, जिसकी उम्र करीब 28 साल थी। जिस्म में ताकत, आंखों में एम्बिशन और जुबान पर एक ऐसी बेबाकी जो उसे बार बार मुसीबत में डाल देती थी। सिंक्वेपोर्ट्स एक बीमार शिप था, लिटरली, क्योंकि उसके हल में दीमक लग चुकी थी, लकड़ियां सड़ रही थीं और कैप्टन थॉमस स्ट्रैडलिंग के साथ सेलकर्क का झगड़ा लगातार बढ़ रहा था। सेलकर्क को साफ दिख रहा था कि यह शिप डूबने वाला है और वो बार बार कह रहा था, समझा रहा था, लगभग चिल्ला रहा था, लेकिन स्ट्रैडलिंग सुनने को तैयार नहीं था। फिर वो दिन आया जब पैसिफिक ओशन में जुआन फर्नांडिस आइलैंड्स के पास शिप रिपेयर्स के लिए रुका और उसी पल सेलकर्क ने अपना फैसला सुना दिया। उसने साफ कहा, मैं इस शिप पर वापस नहीं जाऊंगा, ये शिप डूबेगा और मैं इसके साथ नहीं डूबूंगा। लेकिन कैप्टन थॉमस स्ट्रैडलिंग ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, ठीक है, यहीं रहो। और उसी फैसले के साथ सेलकर्क को मास अटिएरा आइलैंड पर उतार दिया गया, जहां वो शोर पर खड़ा था। उसके पास सिर्फ एक मस्केट, थोड़ी सी गन पाउडर, एक बाइबल, कुछ टूल्स और उसके कपड़े थे। और जैसे जैसे शिप धीरे धीरे होराइजन में छोटा होता गया, वैसे वैसे उसकी आखिरी उम्मीद भी दूर होती गई और फिर वो पूरी तरह गायब हो गया। सेलकर्क ने उस पल जो फील किया होगा, उसे सिर्फ पैनिक कहना शायद काफी नहीं होगा। वो एक ऐसी फीलिंग थी जो पूरे शरीर में उतरती है जब ब्रेन अचानक रियलाइज करता है कि अब कोई बैकअप नहीं है, कोई प्लान बी नहीं है, सिर्फ तुम हो और ये अनजान। पक्षियों की अजीब पुकार और थी। आइलैंड पर घने ऊंचे ट्रीज थे। किसान को गिरगिट बोला, रंग बदल ले, टमाटर फटाफट लाल बना ले। बदलूंगा अगर कोई गिरगिट की कसम खाए। बेटा, इसीलिए मुझे रंग बदलना नहीं आए। इसी सच्चाई और कुदरती लाल टमाटरों से बनता है किसान टमेटो केचप। आम डिब्बे वाली क्रीम लगा के निकलोगे ना तो मिलेंगे वो 3 दाग धब्बे, झाइयां और सांवलापन, मतलब 3 तिगाड़ा चेहरा बिगाड़ा। लो एंड लवली लगा के बाहर निकलो तो मिलेंगे ये 3, नमी देने वाला विटामिन ई, दाग घटाने वाला विटामिन बी, सांवलेपन से बचाने वाले सनस्क्रीन तत्व, मतलब 3 तिगाड़ा चेहरा निखारा, ग्लो अप। ऊंचे ट्रीज थे जिनके बीच से रात में जानवरों की आवाजें आती थीं, सी लायंस का शोर, पक्षियों की अजीब पुकार और हवा जो पेड़ों से गुजरते हुए ऐसी लगती थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सेलकर्क ने शोर के पास ही रात बिताई, जमीन पर, ठंड में, बिना किसी शेल्टर के। ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक उतर रही थी। जुआन फर्नांडिस आइलैंड्स का मौसम डिसेप्टिवली काम लगता है, दिन में माइल्ड लेकिन रात में चुभने वाली ठंड और कभी भी बिना वार्निंग के तूफान। उस पहली रात सेलकर्क के पास ना ब्लैंकेट था ना फायर, और जैसे ही डार्कनेस पूरी तरह छा गई, एक ऐसी साइलेंस उतर आई जो शायद उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। समुद्र पर हमेशा शोर होता है, वेव्स का, रिगिंग का, सेलर्स की आवाजों का, लेकिन यहाँ एक ऐसी खामोशी थी जो ब्रेन को अनकंफर्टेबल कर देती है। साइंस के अनुसार जब इंसान को एक्सटर्नल साउंड इनपुट नहीं मिलता तो ब्रेन खुद ही साउंड्स जनरेट करने लगता है, कभी हल्की रिंगिंग, कभी फुसफुसाहट, कभी ऐसी आवाजें जिनका कोई सोर्स नहीं होता। और उस रात सेलकर्क शायद यही सुन रहा था, अपने ही माइंड का शोर, उस गहरी साइलेंस के बीच। वो सो नहीं पाया।
अगले कुछ दिन सर्वाइवल का पहला और सबसे ब्रूटल चैप्टर थे। उसके पास मस्केट था, लेकिन गन पाउडर लिमिटेड थी और वो जानता था कि उसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने सबसे पहले पानी ढूंढा, क्योंकि एक ट्रेंड सेलर जानता है कि पानी के बिना 3 दिन और खाने के बिना 3 हफ्ते ही जिया जा सकता है। आइलैंड पर उसे फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स मिल गईं और यही उसकी पहली जीत थी। छोटी सी लेकिन जरूरी, क्योंकि असली चुनौती अब शुरू हो रही थी। खाना आसान नहीं था। शुरुआत में उसने शोर पर मिलने वाले क्रैब्स और शेलफिश पर डिपेंड किया, लेकिन वो काफी नहीं था। इसलिए उसने मस्केट से बर्ड्स को शूट करने की कोशिश की। कभी सक्सेस मिली, कभी नहीं। आइलैंड पर फेरल गोट्स भी थे, वो गोट्स जिन्हें पहले किसी शिप ने यहाँ छोड़ दिया था, लेकिन उन्हें पकड़ना आसान नहीं था। पहली बार जब सेलकर्क एक गोट के पीछे भागा, वो पत्थरों पर बुरी तरह गिर पड़ा। घुटने छिल गए, हाथ कट गया और गोट भाग गई। वो कुछ देर जमीन पर लेटा रहा, थका हुआ, भूखा और उस मोमेंट में पूरी तरह टूट चुका। स्टार्वेशन बॉडी में एक अजीब प्रोसेस शुरू करता है। पहले कुछ दिनों तक स्टमक क्रैम्प्स और कमजोरी होती है, लेकिन फिर बॉडी एक तरह के इकोनॉमी मोड में चली जाती है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, मूवमेंट्स कंट्रोल्ड हो जाते हैं और ब्रेन एक स्ट्रेंज क्लैरिटी में पहुंच जाता है, जहां हर सोच बस फूड के इर्द गिर्द घूमती है। सेलकर्क के साथ भी यही हो रहा था। धीरे धीरे उसका पूरा एग्जिस्टेंस सिर्फ एक सवाल में सिमटता जा रहा था, आज क्या खाऊंगा। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था, शेल्टर। आइलैंड के इंटीरियर में ट्रीज के बीच उसने एक जगह ढूंढी जहां 2 बड़े पेड़ों ने एक नेचुरल इंक्लोजर बना दिया था, और वहीं उसने ब्रांचेस और लीव्स से एक क्रूड हट तैयार की। ना कोई इंजीनियरिंग, ना कोई ब्लूप्रिंट, बस उसके हाथ और डेस्परेशन। पहली बार जब उसने उस हट में रात बिताई तो ठंड थोड़ी कम थी, बस थोड़ी सी। लेकिन आइलैंड ने उसे एक और समस्या दी, रैट्स। रात होते ही वो उसके पास आने लगते, उसके कपड़े कुतरते और उसके स्टोर्ड फूड को नुकसान पहुंचाते। तभी उसे पता चला कि आइलैंड पर फेरल कैट्स भी हैं, पुराने शिप से छोड़ी गईं, और उसने धीरे धीरे उन्हें फूड देकर टेम करना शुरू किया, जब तक कि कुछ हफ्तों में उसके पास एक छोटी सी आर्मी तैयार नहीं हो गई जो रैट्स को दूर रखती थी। ये एक छोटा सा पल था, लेकिन यही पहली बार सेलकर्क ने आइलैंड से लड़ना बंद किया और उसके साथ जीना सीखना शुरू किया। हफ्ते बीते, महीने बीते, उसके बूट्स घिस गए और उसने बेयरफुट चलना शुरू कर दिया। शुरुआत के कुछ हफ्तों में पांवों पर कट्स और ब्लिस्टर्स थे, हर कदम दर्द देता था, लेकिन धीरे धीरे स्किन ने अडेप्ट करना शुरू किया और कुछ समय बाद उसके पैरों की स्किन इतनी टफ हो गई कि वो उन्हीं पत्थरों पर दौड़ सकता था जिन पर पहले चलना भी मुश्किल लगता था। ह्यूमन बॉडी की यही अडेप्टेबिलिटी उसकी सबसे बड़ी वेपन बन गई। गोट हंटिंग भी बेहतर हो गई। उसने मस्केट को बचाना शुरू किया और बेयर हैंड से गोट्स को पकड़ना सीख लिया, सचमुच दौड़कर, टैकल करके। और वो इतना तेज हो गया था उस आइलैंड के टेरेन पर कि गोट्स उससे बच नहीं पाती थी। उसने कुछ गोट्स को मार्क करके छोड़ना भी शुरू किया, जैसे कोई प्रिमिटिव लाइवस्टॉक सिस्टम बना रहा हो। फायर वो उसने पत्थरों से सीखी, फ्रिक्शन से। हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद वो अब सरवाइव कर रहा था, धीरे धीरे लेकिन लगातार। लेकिन सर्वाइवल सिर्फ बॉडी का नहीं होता, और यहीं से सब बदलना शुरू हुआ। लोनलीनेस, यही वो चीज थी जो उसे सबसे ज्यादा तोड़ रही थी। शुरुआती महीनों में सेलकर्क अक्सर शोर पर बैठ जाता और घंटों होराइजन को देखता रहता। हर सेल जो दूर कहीं दिखती, हर लहर जो किसी शेप जैसी लगती, उसके अंदर उम्मीद जगा देती। क्या कोई आ रहा है? क्या कोई मुझे देखेगा? लेकिन हर बार जवाब वही था, कुछ नहीं। धीरे धीरे वो खुद से बात करने लगा। शुरुआत में शायद उसे अजीब लगा होगा, एक ग्रोन मैन, एक ट्रेंड सेलर खुद से बातें कर रहा है। लेकिन फिर वो हेजिटेशन खत्म हो गई, क्योंकि शर्म महसूस करने के लिए भी किसी ऑडियंस की जरूरत होती है। वो अपने टूल्स से बात करता, गोट्स से बात करता, पेड़ों से बात करता, और उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया, जोर से, आवाज निकालकर, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपनी ही आवाज सुनने की जरूरत थी। साइलेंस, वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। जब कोई एक्सटर्नल वॉइस नहीं होती तो ब्रेन धीरे धीरे एक डार्क जगह में उतरने लगता है। पुरानी मेमोरीज वापस आने लगती हैं। स्कॉटलैंड, घर, वो फैसले,
वो झगड़े जो उसे यहां तक ले आए। रिग्रेट एक ऐसा वेट होता है जो स्टारवेशन से भी ज्यादा भारी पड़ता है, और शायद सेलकर्क के मन में यह सवाल बार बार उठता होगा, क्या मुझे उस शिप पर ही रहना चाहिए था? क्या मेरी जिद ही मुझे यहां तक ले आई? लेकिन फिर एक दिन उसने कुछ ऐसा किया जो शायद उसने कॉन्शियसली प्लान नहीं किया था। वो हर सुबह आइलैंड के सबसे ऊंचे पॉइंट पर चढ़ने लगा और वहां खड़े होकर पूरे आइलैंड को देखता। धीरे धीरे वही जगह जो पहले उसके लिए एक कैद थी बदलने लगी। मैं यहां फंसा हूं वाली फीलिंग की जगह एक नई सोच आने लगी। ये मेरी जमीन है। यही साइकोलॉजिकल शिफ्ट उसकी असली सर्वाइवल की शुरुआत थी। लेकिन खतरा कभी पूरी तरह गया नहीं था। एक दिन शायद उसे आइलैंड पर आए 6 या 7 महीने हो चुके थे। उसने शोर से 2 शिप्स देखी। उसका दिल उछला। वो पूरी स्पीड से शोर की तरफ भागा, लेकिन अचानक रुक गया। स्पेनिश फ्लैग्स। उस वक्त पैसिफिक में स्पेनिश शिप्स ब्रिटिश सेलर्स के लिए बेहद खतरनाक थीं। अगर वो पकड़ा जाता तो उसका अंजाम स्लेवरी होता या उससे भी बदतर। सेलकर्क तुरंत ट्रीज के बीच छुप गया, कंप्लीटली स्टिल, सांस तक रोके हुए। और कुछ ही देर में स्पेनिश सेलर्स शोर पर उतरे। इधर उधर देखा, थोड़ी देर रुके और फिर वापस चले गए। एक पल ऐसा भी आया था जब वो लगभग पकड़ा गया। वो एक बड़े पेड़ पर चढ़ा हुआ था और ठीक उसके नीचे 2 स्पेनिश सेलर्स खड़े थे, आपस में बात करते हुए। बस ऊपर देखने की देर थी। उस क्षण उसके शरीर में एड्रेनलिन इतना तेज दौड़ रहा था। मुझे क्लास का मॉनिटर नहीं बनाया। अपनी चोटी देखो, अभी ये और बढ़ेगी, फिर बढ़ते बढ़ते पार्लियामेंट तक पहुंच जाएगी, पूरे देश की क्लास मॉनिटर बन जाएगी। स्ट्रॉन्ग बनेगी तो खूब बढ़ेगी। क्लिनिक प्लस का डीप स्ट्रेंथ फॉर्मूला 5 परत अंदर जाकर बाल बनाए मजबूत और लंबे। क्लिनिक प्लस की बॉटल अब सिर्फ 49 रुपीज में। दौड़ रहा था कि वो खुद को कांपने से रोक रहा था, क्योंकि एक हल्की सी आवाज, एक छोटी सी मूवमेंट और सब खत्म हो सकता था। वो बच गया। लेकिन उस दिन के बाद सेलकर्क ने कभी भी शोर के पास रात बिताने की गलती नहीं की। और फिर एक स्टॉर्म आया, ऐसा स्टॉर्म जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। जुआन फर्नांडिस आइलैंड्स पैसिफिक के स्टॉर्म पैटर्न्स के बीच स्थित हैं, और जब यहाँ तूफान आता है तो वार्निंग कम और उसकी फ्यूरी कहीं ज्यादा होती है। उस रात हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुक रहे थे, उसकी हट की ब्रांचेस उड़ रही थीं, और बारिश इतनी हैवी थी कि विजिबिलिटी लगभग 0 हो चुकी थी। ठंड ऐसी थी जो सिर्फ शरीर को नहीं, सीधे दिमाग को प्रभावित करती है। एक्सट्रीम वेदर जब बॉडी के कोर टेम्परेचर को गिराता है तो हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ता है, और ऐसे में ब्रेन के डिसीजन मेकिंग सेंटर्स सबसे पहले फेल होने लगते हैं। सेलकर्क उस रात पूरी तरह कंफ्यूज्ड था, कहां जाए, क्या करे। आखिरकार उसने एक बड़े पेड़ की जड़ों के बीच खुद को वेज कर लिया, अपने घुटनों को छाती से चिपकाया और बस इंतजार करता रहा, घंटों तक। जब सुबह हुई, आइलैंड पूरी तरह बदल चुका था। उसकी हट लगभग खत्म हो चुकी थी, उसका स्टोर्ड फूड खराब हो गया था, और अब उसे सब कुछ फिर से शुरू करना था। उस सुबह वो बहुत देर तक बैठा रहा, शायद रो रहा था, शायद नहीं, शायद उस पॉइंट पर आंसू भी खत्म हो चुके थे। लेकिन फिर वो उठा और उसने फिर से शुरू किया। इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ शायद ये नहीं है कि वो कभी टूटता नहीं, बल्कि ये है कि वो टूटने के बाद भी उठ खड़ा होता है। सेलकर्क के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी, धीमी, पेनफुल, लेकिन बिल्कुल रियल। वो सेलकर्क जो शिप पर था, इंपल्सिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, हमेशा लड़ने को तैयार, वो धीरे धीरे पीछे छूट रहा था, और उसकी जगह एक ऐसा आदमी बन रहा था जो पेशेंस समझता था, जो ऑब्जर्व करता था, जो नेचर के रिदम्स को पढ़ना सीख चुका था। उसने आइलैंड के सीजन्स को मैप किया, ये जान